Okay, good afternoon, students. So today I'm going to discuss some questions related to the chapter we have just completed, that is periodic classification of elements. ठीक है ना? So I'm taking some simple problems so that our revision should go on. So this is a revision class for revision of your chapter periodic classification of elements. So I am taking some of the examples so that it is easier for you to uh, attempt the questions while you are attempting any kind of exams or mock test और जो भी हो. तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये आपको समझ में आ सके. तो मैं एक प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे कि इसका हमें आंसर कैसे देना है. ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ. आपकी प्रॉब्लम इस एक आपको यहाँ पर पहले में एक टेबल बना दी गई है, ऐसी टेबल दी गई है और आपसे बोला गया है कि ये पता नहीं, ये कोई ग्रुप है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है. ठीक है ना, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, मतलब ये आगे बढ़ता है वो ग्रुप है. जैसे अगर मान लो ये 2 ग्रुप है तो 3rd ग्रुप है, ये थर्ड होगा तो 4th होगा. ठीक है ना, यहाँ पर कुछ कुछ आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, ऐसे दिया हुआ है और इनके बारे में कुछ कुछ पूछा हुआ है. तो देर आर 3 पोजिशंस गिवन. में आपको एग्जाम्पल दिया, द पोजिशन ऑफ the position of three elements is shown in part of a periodic table. ये periodic table का एक पार्ट है थोड़ा सा, जिसमें आपको बना के कुछ दिया हुआ है और इससे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ. तो उन क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करना है, आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है स्टेट whether A is a metal or non metal. तो उससे पहले मैं ग्रुप्स डिफाइन कर देता हूँ. ये 16th ग्रुप है और ये 17th ग्रुप है. ठीक है ना, तो ए मेटल होगा या नॉन मेटल होगा हमें ये बताना है. तो ट्रेंड के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा, इसका आंसर ट्रेंड के हिसाब से देना पड़ेगा. अच्छा, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूँ तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. हमें ये बात पता है क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट साइड मेटल होते हैं, राइट साइड नॉन मेटल होते हैं. तो अलोंग द पीरियड जाओगे, अगर आप ऐसे बढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. तो ए जो है वो इधर तरफ है पीरियोडिक टेबल में, 17th ग्रुप पर पहुंच चुके हैं. फर्स्ट और 17th को अगर हम कंपेयर करें तो ए क्या होगा, हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा. क्यों होगा नॉन मेटल? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ये बात कि पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है उस पर जितने भी लगभग एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सब कैसे हैं, नॉन मेटल. तो ये नॉन मेटलिक. तो ए इज मेटल. नॉन मेटल में आप क्या दोगे, ए इज अ नॉन मेटल. पहले ही आपको ऑप्शन में ये लिखना था. पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, इसका बी पार्ट देखते हैं. हाँ, हमें करना है कि कमेंट ऑन, वी हैव टू कमेंट ऑन द reactivity of C with respect to A और C को कंपेयर करना है और ये बताना है कि A ज़्यादा रिएक्टिव होगा या C ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो अगर हम देखते हैं कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो सॉल्यूशन में मैं इसके लिखना चाहूँगा. सबसे पहले वी नो 17th ग्रुप किसका है, हेलोजन का ग्रुप है. किसका ग्रुप है, हेलोजन का ग्रुप है. और हेलोजन के ग्रुप में सबसे हम ऊपर फ्लोरीन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है और फिर नीचे कुछ हो जाता है. जरूरी नहीं है ये हमें, क्योंकि पीरियड डिफाइन नहीं किया है, हो सकता है कि 3rd पीरियड से शुरू हो रहा हो, 3rd 4th 5th 6th पीरियड लिखे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हो. लेकिन हमें क्या पता है 17th ग्रुप के बारे में, कि जैसे हम अलॉन्ग द ग्रुप व्हेन वी मूव, क्या कहते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप, क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन, या हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो अगर हम ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो रिएक्टिविटी कम होगी, दैट मीन्स दैट इज C इज लेस रिएक्टिव देन A, ठीक है ना। कंपैरिजन करा तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो अगर ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम हो रही है तो लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो बी और अगर सी को कंपेयर करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। सी ए से तो कम रिएक्टिव है लेकिन बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इन तीनों में रिएक्टिव कौन होगा, ए। तो ए इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव बी। तो अगर रिएक्टिविटी का मेरे को ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखूंगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सी, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है, बी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज। तो व्हाट इज द साइज ऑफ सी बी एंड ए ऑन कंपैरिजन। अगर साइज को कंपेयर करें, हमें ये तो नहीं पता कि किसका कितना साइज है, लेकिन हम ये कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में पहले हमें ट्रेंड लिखना पड़ेगा कि हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। क्यों करता है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ ए का, ए और सी। साइज क्या होगा, सी का साइज ए से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ए ऊपर है और सी नीचे है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। और दूसरा क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। और तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंगली जब बी और सी को कंपेयर करूँगा तो बी का साइज़ सी से ज़्यादा होगा। येस और नो, बी का साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हैं हमारा क्या हो रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है। तो साइज़ का अगर मैं ऑर्डर देखूंगा तो ए का साइज़ सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। उससे बड़ा साइज़ सी का होगा, और सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, बी का होगा। तो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज अमंग द थ्री, ठीक है। और लास्ट जो मेरा इसका पार्ट है, डी पार्ट, इसमें पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ एनायन कैटायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए बी एंड सी। तो टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायन formed by A, B and C, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो वी हैव टू टेल कि कौन सी आयन, किसकी आयन बड़ी है, किसकी आयन छोटा है, कौन सा आयन साइज बड़ा होगा, कौन सा आयन छोटा होगा। तो देखते हैं। तो इसमें पहला ट्रेंड हमें याद है, हमें सबसे पहले याद करना है कि किसका कैटायन बन रहा है, किसका एनायन बन रहा है, और किस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, ये हमें जानना है। तो हमें पता है कि ये 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप की खासियत क्या होती है, इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ द एफिनिटी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट रेडिली टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ए का मेरा कैटायन होगा, ए विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, ए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सिमिलरली क्या होगा, सी विल ऑल्सो टेक 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, बिकॉज बोथ आर इन ग्रुप 17। कौन से ग्रुप में, दोनों के दोनों 17th ग्रुप में। एंड इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ग्रुप 17 दैट ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो इनके आयंस बनेंगे जो वो क्या होंगे, दैट विल बी एन आयंस, ठीक है ना। तो ए क्या बनेगा,
एक एनायन बनाएगा, एक एनायन बनाएगा जो कि क्या होगा, ए नेगेटिव। ऐसे ही सी भी एक एनायन बनाएगा, कैसा बनाएगा, सी नेगेटिव। बी के बारे में बात करते हैं। बी कहाँ पे है, 16 ग्रुप में। तो 16 ग्रुप में है तो इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, ग्रुप 16 की कैपेसिटी क्या होती है, दे टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इज इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए, ठीक है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो बी के पास जो एनायन बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 नेगेटिव चार्ज का एनायन बनेगा। तो बी के एनायन जो होगा वो B2 नेगेटिव होगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो अ एनायन। तो ये एनायन बनेगा और कैसा बन रहा है, नेगेटिव। एनायन है यानी कि नेगेटिव बन रहा है, यानी कि और कितना चार्ज ले रहा है, 2 नेगेटिव। और ए और सी कितने ले रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। अगर इसमें से कोई, अगर हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा होता जो कि फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में होता तो वो मेटेलिक टाइप में होता, और मेटल्स की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की, और वो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो वो क्या बनाता, वो कैटायन बनाता। तो उसके ऊपर हम ए प्लस, या वो अगर मान लो ए बी सी डी में से डी प्लस होता, डी अगर कोई होता तो वो डी प्लस होता, या D2 प्लस होता, या D3 प्लस होता, अकॉर्डिंगली कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ठीक है। तो हमको अब ये बात समझ में आ रही है कि जो हमने 3 ट्रेंड पढ़े थे, क्या ट्रेंड पढ़े थे, कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसे ही टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर दी जाती है, सॉरी इंक्रीज करती है हमारे पास मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स के केस में डिक्रीज करती जाती है। तो नीचे वाले जो होते हैं एंड लेस रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल्स के केस में। लेकिन मेटल्स के केस में जस्ट उल्टा होता है, ऊपर वाले जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो साइज़ का और कैसा आयन बनाएगा वो कौन बताएगा, देखकर हमारे ग्रुप्स, हम ग्रुप को देख के ये बता सकते हैं कि इसका आयन कैसे बनने वाला है, किस टाइप के कैटायन आयन फॉर्म होंगे, ये सब हमें हम ग्रुप को देख के बता सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं, जिसको अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये हमने क्यों पढ़ा है। तो हमने क्यों पढ़ा है इसको, ये बात हमें इसको देख के समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक एलिमेंट एक्स है, वो अपनी एक क्लोराइड बना रहा है और क्लोराइड का फॉर्मूला दे दिया जाए, तो आप ये बता सकते हो कि वो कौन से ग्रुप में होगा, ठीक है ना, कौन से ग्रुप में होगा, कहाँ होगा, और आप ये भी बता पाओगे उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसके आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ, देखते हैं, चले। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स forms a chloride with फॉर्मूला होगा XCl2, ठीक है ना, विच इज सॉलिड, ठीक है ना। डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, हमें एक्स की प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट एक्स के बारे में बताना है। हमें ये बताना है कि एलिमेंट एक्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें बताना है एक्स क्या है। तो किस ग्रुप में, सबसे पहले ग्रुप डिफाइन करते हैं। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें पता है कि यहाँ पर Cl की वैलेंसी होती है 1, तो एक्स की वैलेंसी कितनी होगी 2, तभी ये बनाएगा XCl2, यस और नो। तो हमें एक बात पता चल गई कि एक्स की वैलेंसी कितनी है 2, और वो भी क्या है +2 वैलेंसी, दैट मीन्स इट इज़ अ मेटल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई कि एक्स इज़ अ मेटल, इट्स वैलेंसी इज 2। इसका मतलब दैट इज इट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब
सेकंड एलिमेंट। अब दूसरी चीज, अब पूछा गया एलिमेंट कौन सा हो सकता है, तो एलिमेंट कौन सा होता है, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि इट कैन बी आइदर Be, बेरिलियम, आइदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट एक्स के बारे में बताया, तो हमने ग्रुप बताया, उसकी वैलेंसी के बारे में बताया, इसका नेचर कैसा बताया, मेटेलिक नेचर बताया, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी कितनी बताई, 2 बताया, इसका ग्रुप क्या बताया, 2 बताया, ग्रुप इज 2। तो सेकंड ग्रुप में मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ये भी पता है हमें, ठीक है ना। अब अगर इसके साथ मैं कोई एक चीज़ और ऐड कर देता, ठीक है ना, जैसे कि मैं ऐसे बोलता कि, अगर मैं ऐसा लिख देता यहाँ पर, एक और बात लिख देता कि नंबर ऑफ शेल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज 3, इतना और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता, तब आप ये बता पाते कि इसमें से कौन से एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नंबर ऑफ शेल कितने हैं, बेरिलियम के पास 2, मैग्नीशियम के पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7। क्योंकि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये इनके पीरियड नंबर भी है, दीज आर द पीरियड नंबर्स। पीरियड नंबर ही तो है, ये है पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर लिखे हुए हैं। और पीरियड नंबर ही हमें क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं, विच इज शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स क्या बताते हैं, ये पीरियड्स ही बताते हैं। तो अब मेरे को ऑलरेडी बताया गया कि पीरियड नंबर 3 का है, तो मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर Mg की बात कर रहा था। अगर मैं HCl2 का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दिस इज द एलिमेंट, द कंपाउंड वाज MgCl2, जो क्लोराइड जो है वो MgCl2 है। और हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे थे। तो मैग्नीशियम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमें समझ में आ गया, तो अब मैं मैग्नीशियम के बारे में सब बातें बता सकता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, इसका मास कितना है 24U है, Z कितना है 12, A 24U है, ठीक है। इसका नंबर नाम मैग्नीशियम हो गया। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, मेटेलिक नेचर का है, इसकी वैलेंसी 2 है, ग्रुप कौन सा है इसका 2 है। पीरियड का ऑलरेडी हमें बताया हुआ था, पीरियड कितना है 3 है। तो हम ऐसे हर एक एलिमेंट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाएँ तो दैट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक टेबल वेरी करेक्टली, ठीक है ना। तो अगर हमें सारी की सारी बातें पीरियोडिक टेबल में जो भी हमें बातें पता चल रही हैं, अगर वो हम ऐसे अगर इन्फर कर पाए हर सारी बातें, तो वी इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। और हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन उलझा हुआ है, कैसा भी क्वेश्चन है, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, मैं वो कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप मेरे को उसमें बताएंगे, लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ उसमें क्वेश्चन में, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ increase in size of the following elements, ठीक है। पहला सेट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, MgSiAl। दूसरा सेट मैंने आपके लिखा है NCO। तीसरा सेट में लिख रहा हूँ आपके सामने NaLiK। और चौथा सेट में आपके सामने लिख रहा हूँ BeCaMg। एक एक एलिमेंट और लिखूंगा मैं आगे, KCaS, ठीक है ना। मैंने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे थे, या मैंने कुछ और लिख दिया है, ठीक है ना। अब इनको देख के हमें ये बताना है कि इनका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज लिखना है, मतलब सबसे छोटा साइज सबसे पहले, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो जब भी हम देखेंगे ना, जब भी हमें ये बनाना है, तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखता हूँ और आपको तब दिखा के समझाता हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। आपके सामने पीरियोडिक टेबल रख देते हैं और फिर उसको समझेंगे। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और कैल्शियम है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम कहाँ है, देखिए इसमें मैग्नीशियम यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इसमें कैल्शियम, यानी कैल्शियम यहाँ पे है। तो मुझे जनरल ट्रेंड क्या पता है, जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो मेरा साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम आता हूँ तो साइज़ इंक्रीज़ करता है।
तो MgAlSi में से सबसे छोटा साइज किसका होगा? जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, सबसे छोटा साइज किसका होगा? SI का होगा। और अगर CA के बाद में कंपैरिजन करूँ तो CA का साइज Mg से बड़ा होगा। तो ओवरऑल मेरे को पता चल रहा है कि इन चारों में से सबसे छोटा साइज किसका है? सिलिकॉन का है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा सिलिकॉन, क्योंकि सबसे छोटा साइज किसका है? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन से इधर की तरफ बढ़ते गए तो एल्युमिनियम आया। एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका है? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम और कैल्शियम में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कैल्शियम का साइज मैग्नीशियम से भी बड़ा है, क्योंकि वो क्या है? टॉप, उसके जस्ट नीचे है। तो जो मेरा करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? SiAl, Mg और Ca। ठीक है ना? ऐसे ही अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में लिखा हुआ है CNO और S, चार चीज़ें लिखी हुई हैं। NCOS लिखा हुआ है मैंने, CNO और S लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि S के नंबर ऑफ शेल कितने हैं? ज़्यादा है ना, सीधे नंबर ऑफ शेल ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाएगा तो वो वैसे भी साइज सबसे बड़ा होगा। इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सल्फर का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें शेल नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा साइज सल्फर का होगा, तो सल्फर को अलग रख दिया। अब इन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका होने वाला है? किसका? ऑक्सीजन का, क्योंकि इधर से इधर हमारा क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है? नाइट्रोजन का। तो नेक्स्ट नंबर पे मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कार्बन लिखूंगा। उससे बड़ा साइज किसका है? सल्फर का। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग साइज का। समझ में आया? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा साइज डिक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है। अब सल्फर का जो साइज ऑक्सीजन से तो बड़ा होगा ही होगा, क्या नाइट्रोजन और कार्बन से बड़ा होगा या नहीं होगा? ये सोचने के लिए आपको बस यही सोचना है कि इसमें दो दो शेल है और उसमें तीन शेल है, और दो और तीन शेल एकदम शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से इसका साइज इससे बड़ा ही है। इसका मतलब फ्लोरीन, और अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ से तक मेरा साइज डिक्रीज करता है, ठीक है ना? तो क्लोरीन का साइज भले ही कम तो होगा, इन सब में से सबसे कम होगा, लेकिन इसका साइज फिर भी क्या? ऑक्सीजन से बड़ा होगा। क्यों? ऑक्सीजन क्या, यहाँ लिथियम से भी बड़ा साइज होगा क्लोरीन का, क्योंकि लिथियम के पास कितने शेल्स हैं? 3 शेल हैं, और क्लोरीन के पास 4 शेल है। वो सॉरी, लिथियम के पास 2 शेल है और क्लोरीन के पास 3 शेल है। तो 2 और 3 की वजह से क्लोरीन का साइज हमेशा लिथियम से बड़ा होगा। भले ही Na से साइज घटता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लोरीन का साइज से बड़ा ही होगा। ठीक है ना? तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि अगर शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो श्योर शॉर्ट है कि साइज उसका बड़ा ही होगा। तो सी और एस को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि इसके पास 2 पीरियड थे, इसके पास 2 शेल थे, और इसके पास 3 शेल थे। तो इसलिए सल्फर का साइज कार्बन से भी ज़्यादा है, और कार्बन का नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है। सबसे छोटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। NaLi, K और Ca लिखा हुआ है। ठीक है ना? NaLi, K और फिर साथ में Ca लिखा हुआ है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। तो यानी कि कैल्शियम का साइज पोटेशियम से तो कम होगा, लेकिन सोडियम से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। ठीक है ना? वही वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है कि सोडियम से नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम का साइज सोडियम से बड़ा है, लेकिन सोडियम का और सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा है। इसीलिए कैल्शियम सोडियम से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज करता है, इसलिए पोटेशियम का साइड कैल्शियम से बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होने वाला है? जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें? फिर लिथियम लिखूंगा। लिथियम के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है हमारा? लिथियम के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है हमारा? लिथियम के बाद नीचे जस्ट देखोगे आप, सोडियम आएगा। सोडियम के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है? पोटेशियम का। लेकिन पोटेशियम कैल्शियम से भी बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैल्शियम लिखेंगे, और कैल्शियम के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है? और लास्ट केस को देखेंगे, BCA, Mg और K। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, और उसके बाद K लिखा हुआ है मैंने। तो मेरे को पता है कि टॉप टू बॉटम मेरा क्या साइज करता है? साइज इंक्रीज करता है, और इधर से पीछे जाएंगे तो साइज और इंक्रीज करेगा, क्योंकि इधर की तरफ डिक्रीज करता है। तो सीधे सीधे मेरे को ये बात पता चल गई कि सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे ऊपर है, यानी कि BE का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो साइज आएगा वो Mg का आएगा। फिर नेक्स्ट साइज किसका आएगा? Ca का आएगा, क्योंकि हम नीचे बढ़ रहे हैं। देखो BE के बाद Mg का आ रहा है, Mg के बाद Ca का आ रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारा क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। बार बार याद करा रहा हूँ मैं आपको, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। तो BE, Mg, Ca, BE से साइज बड़ा होगा, Mg का साइज बड़ा होगा BE का, BE से Ca का साइज Mg से बड़ा होगा। और हमें एक और बात पता है कि यहाँ से यहाँ साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब कैल्शियम का साइज पोटेशियम से छोटा होगा, कैल्शियम का साइज पोटेशियम से छोटा होगा। इसीलिए मैंने पोटेशियम को बाद में लिखा है, कैल्शियम को पहले लिखा है। ऊपर भी हमने सेम ट्रेंड देखा है, नीचे भी हमने सेम ट्रेंड देखा है, बस बात लगे कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमें कुछ भी ऑर्डर दिया हो, कोई भी हमें आपको ग्रुप ऑफ हमें यहाँ पर दिए हुए एलिमेंट्स दिए हो, हम उनके साइज लिख सकते हैं। ठीक है ना? हम उनके साइज लिख सकते हैं। मैंने क्लास में आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको आयंस के बीच में कंपैरिजन सिखाया था। ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं, ई ऑप्शन में मैं आयंस दिखा बनाता हूँ और आयंस के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछता हूँ।
तो Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, आर्गन S2 नेगेटिव। आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा और सबसे कम साइज किसका होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो अभी तक हमें समझ तो आ गया कि करना क्या है, हमें से भी ये देखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये देखना है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, सबसे पहले नीचे सबके नीचे मैं एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा। के का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 19, इसका 18, इसका 16 और इसका 17। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, ठीक है ना, सॉरी डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा के प्लस, उसके बाद मैं लिखूंगा आर्गन, उसके बाद मैं लिखूंगा क्लोरीन, उसके लास्ट में मैं लिखूंगा एस। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये परफेक्ट ऑर्डर है किसका, इंक्रीजिंग साइज का। अभी आप इस समय मेरे को देखते ही ये बोलोगे सर क्लोरीन इधर है, सल्फर इधर है, सल्फर का साइज क्लोरीन से बड़ा होगा। हाँ बड़ा है, लेकिन सर के तो नीचे है और सल्फर ऊपर है, फिर भी आपने के का साइज सल्फर से छोटा कर दिया। लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर के क्या है, एक एटम है, यहाँ पर के क्या है, एक आयन है। इस के प्लस आयन के पास अगर आप नंबर ऑफ शेल्स देखोगे, नंबर ऑफ शेल्स देखोगे कितने दिखेंगे आपको, सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने दिखेंगे, 3 शेल्स दिखेंगे। के प्लस का मतलब है इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, पहले इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन के प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो एक खासियत है, इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन, सबके पास बराबर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब सबके पास नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, जो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहे होंगे, 2, 8 और 8, ठीक है ना। बनाया नहीं मैंने, ऐसे बना दिया, इसको समझ लो। सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, 2, 8, 8 ही तो होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 2, 8, 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, ठीक है ना। तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब अंदर जो है आप चार्ज क्या कर रहे हो, अगर बढ़ा दोगे और बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखोगे तो जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा वो पुल ज़्यादा करेगा, ग्रेटर, यानी कि जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। इसलिए मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर जेड में लिख दिया है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा 19 वाला के, फिर उसके बाद मैंने आर्गन को लिखा है, फिर मैंने क्लोरीन को लिखा है, फिर लास्ट में सल्फर को लिखा है। इसी वजह से जो ऑर्डर ऑफ आपका साइज आएगा, इनके आयनिक रेडियस का साइज आएगा, तो वो क्या आएगा कि सबसे बड़ा साइज आपका S2 नेगेटिव का होगा। अब ऐसे होगा, समझते हैं। पहले S के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना। उसके बाद जब मैंने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और डाले, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से क्या हुआ, उनके बीच में रिपल्शन और बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज करेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो अंदर का चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। साइज कैसा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, पास आएगा। तो मतलब जो आपने के बनाया था, जो आपके पास के अवेलेबल था, मान लो स्टार्टिंग में के ऐसा अवेलेबल था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो अब जो आपके पास के बचा हुआ है इसके बिना बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी अंदर चार्ज जो है वो क्या है, 19 का चार्ज है। अगर 18 के चार्ज से मैं कंपेयर करूंगा तो वो कम इसको अंदर खींचेगा, इस वाले शेल को, लेकिन 19 चार्ज है तो वो ज़्यादा इस वाले शेल को अंदर खींच रहा होगा। तो इसका साइज 18 वाले से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर खींच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहीं जब आयरन की बात कर रहा था वहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, अंदर भी 18 था, 19 से 18 हो गया, इसका जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो गया, तो उसने उसको कम कैपेसिटी से खींचा। ऐसे क्लोरीन के पास गए तो उसके पास 17 चार्ज है, ठीक है ना अंदर, तो वो 17 से उन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो और कम स्पीड से खींचेगा। और दूसरी बात, वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन और पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो साइज वहाँ इंक्रीज करना ही है। उसी तीसरे शेल का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। और S2 नेगेटिव में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो डबल इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है। ऊपर से आपका अंदर चार्ज भी कितना है, सिर्फ 16 का चार्ज है। कम चार्ज होने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होने चाहिए थे, उससे भी ज़्यादा चले गए हैं।
16 होने चाहिए तो उससे भी ज़्यादा चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग आ रही है, ऊपर से इंट्रैक्शन अंदर अंदर की तरफ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से साइज़ क्या हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ एस के साइज़ से, तो इस S2 नेगेटिव का साइज़ जो होगा वो एस से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? S2 नेगेटिव का साइज इससे इसलिए बड़ा होगा क्योंकि S में ऑलरेडी जो थे, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पहले इलेक्ट्रॉन्स थे वो 16 थे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने 18 हो गए हैं, ठीक है ना। 16 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 16 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 16 प्रोटॉन ही है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन, यहाँ पर कम अट्रैक्शन, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, जब भी आपका नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज इंक्रीज करता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज डिक्रीज करता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम लोग ऐसे ही इसको ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी कंपेयर द साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। दिस इज हाउ पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू डिटरमाइन द साइजेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टिल देन थैंक यू।